हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 11th क्लास के लिए है और मोशन ऑफ प्लेन आपका एक्चुअली चल रहा है, तो उसका लास्ट टॉपिक रह गया है, बस वो करेंगे आज। वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टॉपिक का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट करे हैं, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। एक था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आज ये लास्ट टॉपिक है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता ही होगा, आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम, और ये 9th क्लास में आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, बट अगर हम सिंपल फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट करता हूँ तो इक्वेट करने के बाद मुझे जो ए की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखा जाए ये पर्टिकुलर पार्ट क्या काम कर रहा है, ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरे पास तो एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, क्या है वो, ए सी इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बट इस फॉर्मूले को भी अपने लोग क्या करेंगे, आज डिराइव करेंगे। तो देखते रहिए कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक मोशन, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन एक पर्टिकुलर बॉडी का हो रहा था। ठीक है, और बॉडी थ्रू आउट द पीरियड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, तो क्या जरूरी है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं। ये एक स्पेशल केस है, यहाँ एक एग्जांपल ले लीजिए कि स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंजेस, और वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो रीजन इज डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, नेम अ एग्जांपल या गिव एन एग्जांपल वेयर स्पीड इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज देयर, इट इज स्टिल सेट टू बी एक्सेलरेटेड। अब यार देखा जाए तो यार दिमाग यहाँ पर आपका भौंकला जाएगा कि यार अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड कैसे कांस्टेंट है ना। बट स्पीड कांस्टेंट है बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन है वहां पर। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गिवन एग्जांपल कि द वेलोसिटी इज जीरो, द वेलोसिटी इज जीरो बट स्टिल द पार्टिकल इज एक्सेलरेशन। पार्टिकल के बाद फिर भी एक्सेलरेशन है, ऐसा कोई केस बताइए। तो थोड़ा सोचिए, याद आया कुछ। स्पीड जीरो है या वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन है, ऐसा कब हो सकता है। क्यों बेवकूफ बना रहे सर आप हमें। ऐसा हो सकता है कैसे, किसी भी चीज को मैं ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन तो लग रहा था नीचे जाने के लिए, क्या था वो, 9.8। बॉडी जब तक एयर में है उसके ऊपर एक 9.8 नाम का एक्सेलरेशन लगता रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बट स्टिल उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिवन एग्जांपल वेयर वेलोसिटी इज जीरो बट स्टिल इट इज एक्सेलरेटिंग, तो अ बॉडी थ्रोन vertically upwards at the highest point, at the highest point उसके पास वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन होता है। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो भाई वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। बट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल, बॉडी किसी एंगल पर गई है। ठीक है, बॉडी किसी एंगल पर गई है, तो वो कौन सा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा आपके पास, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी जब ऊपर गई है तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको मैंने पहले ही बताया था इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो कईयों का आंसर होगा जीरो होगी। कैसे, भाई वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर, उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी ही नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, क्या हॉरिजॉन्टल भी जीरो हो जाएगा जो सामने लेके जा रहा है बॉडी को। तो सामने वाला क्या था, यू cos थीटा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक देखिए, ये आपकी यू वेलोसिटी, तो ये हो गया था यू cos थीटा, ये हो गया था यू sin थीटा, ये एंगल थीटा। तो यू cos थीटा कभी चेंज नहीं होता है, क्यों, सामने कभी भी उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं लगता है जिससे कि यू cos थीटा चेंज हो। बट हाईएस्ट पॉइंट पे v बाय जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने लोग ये नहीं कह सकते काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई बॉडी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, रीजन यू cos थीटा है।
जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी क्या है यहाँ पर, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का हो जाता है होल स्क्वायर। कभी भी एग्जाम्स में कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो आपने क्या आंसर टिक करना है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से कंसेप्चुअल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे और एक्सप्रेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या एक्सप्रेशन आपने डिराइव करनी है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ठीक है भाई, बॉडी यहां से चली, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मान ली, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी v1, बॉडी चलते चलते यहाँ पहुंची तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये मान ली, उसको v2 कह दिया। ठीक, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूँ तो वो होता है r, और यहाँ से देखता हूँ वो होता है r, तो बेसिकली क्या है, ये रेडियस है। बट अगर मैं यहाँ पर रेडियस को भी वेक्टर की तरह डिनोट करूँ तो ये बन जाएगा r1 वेक्टर, ये बन जाएगा r2 वेक्टर, क्योंकि रेडियस की यहाँ पर डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड्स इधर, और यहाँ पर डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड्स इधर। तो खुद में खुद यहाँ पर रेडियस क्या है, एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो v1 v आपका वेक्टर होगा, v2 भी आपका वेक्टर होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, जो कि v के बराबर होगा। कहने का मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको अपने लोग स्पीड कहते हैं, वो थ्रू आउट द पीरियड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्यों, क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड कहते हैं वो थ्रू आउट द पीरियड सेम, ठीक है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर। तो रेडियस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट जो रेडियस का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा। तो भाई एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस और जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, ये आपके पास था v1 वेक्टर, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। अगर मैं इसको पीछे लेके आता हूँ तो भाई ये 90 डिग्री का टेंजेंट, ये 90 डिग्री का टेंजेंट, तो कम्प्लीटली ये भी 90 बन जाता है, ये भी 90 बन जाता है। 90 प्लस 90 180, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया कौन सा, ओ ए पी। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो भाई आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो ओ ए बी पी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी पी, नाम बाद में अगर चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे हुआ भैया, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180, तो 90 और 90 180, तो रिमेनिंग एंगल्स का सम कितना होगा 180 के बराबर। तो भाई अगर इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा, तो ये कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा, और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये थीटा बन जाना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस एंगल को बाहर लिख लेते हैं क्योंकि बीच में खिचड़ी बहुत पक जाएगी वरना। 180 माइनस थीटा, अब ये r1 वेक्टर या r2 वेक्टर, तो इनके बीच में बन जाएगा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैं डेल एस मान लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक का जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको मैं डेल एस मान लेता हूँ। ठीक है, तो बॉडी यहां से यहां तक गई, और अगर एंगल आपका बहुत स्मॉल है तो स्मॉल एंगल्स को अपने लोग डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एंगल है तो ये आर्क की लेंथ इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। भाई यहां से वेलोसिटी गई और यहां से वेलोसिटी गई, तो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस कौन बताएगा, उसका अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वहां पर भी चेंज आएगा वेलोसिटी का, तो वो चेंज मैंने डेल वी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो मुझे अब दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इसमें, एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए पी, एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए पी, ध्यान से देखो ओ ए पी, चाहो तो इसको अलग से आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया डेल थीटा, ठीक है, ये हो गया r1 वेक्टर, ये हो गया r2 वेक्टर, और ये हो गया उसका रिजल्टेंट डेल r। और दूसरा ट्रायंगल हो गया भाई बी सी डी, दूसरा ट्रायंगल हो गया बी सी डी। तो भाई दूसरा ट्रायंगल जो बी सी डी है
वो देखिए ध्यान से, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो बड़ा ही ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसका जो एंगल होगा ये डेल थीटा था तो ये भी डेल थीटा होगा, इसको भी डेल थीटा मान लो। तो ये डेल थीटा, इधर आपके पास v1 वेक्टर, इधर आपके पास v2 वेक्टर, और बीच में आपने नाम क्या दे दिया, डेल v। दो ट्रायंगल्स, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों के ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर कैसे हुए, क्योंकि ये डेल थीटा है और ये भी डेल थीटा है, ये दोनों साइड्स आपस में सेम है, तो इनके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलर, ये दोनों साइड्स भी तो सेम है, इनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और वही सेम पेयर ऑफ एंगल्स इनके बराबर होने चाहिए। तो आपके दो पर्टिकुलर ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ ए ना, ये पी, ये ए, और इधर बी डी सी, ये दो पर्टिकुलर ट्रायंगल्स, इसको सही से लिख लो, बी डी सी, ये आपके कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब अगर सिमिलैरिटी की अगर मैं कंडीशन लगाता हूं तो क्या मिलता है, मुझे मिलेगा ओ ए ओ पी, ओ पी ए, ओ पी ए और बी डी सी। तो ओ पी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन डी सी। ये आपके पास हो गई सिमिलरिटी की कंडीशन, और इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। तो ओ पी की वैल्यू किसके बराबर है, तो मैग्नीट्यूड आपका है आर वन, तो क्या होगा उसका, आर अपॉन अपॉन बी डी, बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू वो है v1, तो v1 का वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर क्या है, वो हो गया v, इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है, डेल आर, मैंने डेल एस मानी है तो सॉरी, यहाँ पर आप डेल एस लिख लीजिए। ठीक है, तो डेल एस डिवाइडेड बाय डी सी की वैल्यू क्या है, डेल वी के बराबर। तो ठीक, यहां पर आप क्या कर सकते हो, डेल वी इज इक्वल टू डेल एस इंटू वी बाय आर। अब आपके पास ये स्मॉल टर्म्स में आ रखे हैं, तो इनको आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड किससे, टाइम से, तो स्मॉल टाइम, तो डेल एस अपॉन डेल टी इधर बन जाएगा इंटू वी बाय आर। भाई स्मॉल पार्ट्स को अगर आप डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लिमिट्स लगाते हैं, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी इनटू वी बाय आर। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा dv अपॉन dt में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ds अपॉन dt में इनटू v बाय आर। तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मिलता है एक्सेलरेशन, और ये मिल जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टू वेलोसिटी अपॉन आर, तो क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ चुका है, और वैल्यू क्या है उसकी, वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ लगता है, इनवर्ड्स, इसके डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ है, इनवर्ड्स, तो हमेशा अंदर की तरफ होगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जस्ट वी स्क्वायर अपॉन आर। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, जिधर आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज at इज इक्वल टू अल्फा आर, याद होगा आपको। तो ये आपके पास आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर आपकी वो पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो at की वैल्यू कितनी मिल जाती है, अल्फा आर। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या लगेगा, तो भाई अगर ये सर्कुलर मोशन है, एक तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर लगेगा ही लगेगा, दूसरा टेंजेंशियल at वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा लगेगा, तो रिजल्टेंट आपका जो है वो a, वो समथिंग इधर लगना चाहिए। तो वो रिजल्टेंट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो इन केस ऑफ
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जस्ट सेंट्रीपिटल ही लगेगा, बट अगर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सॉरी एटी भी एक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एटी की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है और पहले भी अपने लोगों ने पिछली वीडियो में डिराइव भी करी है, अल्फा आर के बराबर होती है। तो नेट एक्सेलरेशन अब कितना होगा, वो अंदर की तरफ लगेगा, एसी और एटी का रिजल्टेंट, तो अंडर रूट ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बट सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप खुद करोगे, फिर बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं करवाऊंगा। हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं उसका हिंट आपको जरूर दे दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर लें। अटेंडेंस तो आपकी इस क्वेश्चन के ऊपर ही लगेगी। तो जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स नहीं करते हैं, आंसर्स नहीं देते हैं, तो याद रखिएगा आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती जा रही है। मैं हर जगह का कमेंट पढ़ता हूँ, वो बेशक यूट्यूब में हो, आपके गूगल क्लासरूम में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अ पार्टिकल गोज अराउंड अ सर्कल, a particle goes around a circle of radius 10 centimeter, radius दे रखा है उसका 10 centimeter, at 120 revolutions per minute। तो revolutions per minute बोले तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 120 revolutions per minute। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई एक पर्टिकुलर जो उसका रोटेशन है वो कांस्टेंट है, तो मोशन आपका कैसा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, तो वहां पर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, एसी होगा। अब एसी को निकालने का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, बट आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो वो फ्रीक्वेंसी आरपीएम में है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आरपीएस में। फ्रीक्वेंसी के बाद आप ओमेगा निकाल सकते हो और ओमेगा के बाद आपको वी चाहिए होगा तो वी निकाल सकते हो। तो तरीका ये है, करना आपने है, आंसर आपका मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप हो गया आपका होमवर्क। नेक्स्ट करते हैं भाई, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या पूछा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, अगर टफ लग रहा है तो प्लीज स्टिल लेट मी नो, अगली वीडियो में मैं करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये मैं करवाऊंगा खुद। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स, तो रेडियस दे रखा है भाई 0.5 meters at any instant when its angular velocity is 2.5 radian per second। angular velocity दे रखी है 2.5 radian per second and its angular acceleration is 6 radian per second square। angular acceleration दे रखा है 6 radian per second square। तो इसका मतलब किसी इंस्टेंट पर बोला गया, किसी इंस्टेंट पर बोला गया है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो आपके पास जब अल्फा आ गया है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है यार एटी आएगा। ठीक, सर्कल में घूम रही है तो ए सी भी आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला जो आपके पास एक्सेलरेशन का आएगा वो होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब बात ये आती है ए सी और ए टी कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा रिवाइंड करोगे अगर आप वीडियो को, तो आपके पास ए सी का फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ए टी का फॉर्मूला होगा अल्फा आर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो गिवन है अल्फा 6 रेडियन पर सेकंड, आर भी गिवन है 0.5, दोनों को पुट करोगे एटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एसी की, तो एसी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। भाई वी कैसे निकालेंगे, तो वी का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में अपने लोगों ने डिराइव करा था, वी इक्वल होता है ओमेगा आर अपॉन आर। तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो आर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपके पास एसी की वैल्यू भी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर से, जहां पर ओमेगा गिवन है 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर। तो भाई एसी आ गया, एटी आ गया, एसी और एटी के इसको पुट करके ए निकालोगे, आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए, अलग अलग कमेंट होना चाहिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए। हाँ, लाइक्स कर देना यार, मजा आ जाता है जब आप लाइक करते हो वीडियो को। तो अगर समझ में आया तो ही करना यार, फालतू नहीं करना, ठीक है प्लीज। तो डिसलाइक कर देना वीडियो को। ओके, फर्दर चलते हैं भाई, वीडियो को पॉज करा होगा आप लोगों ने, है ना।
सॉल्व करा होगा, सॉल्व करने के बाद वापस आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, मास दे रखा भाई 2 kg। जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में, तो जरूरी नहीं है उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी दे दी जाती है। रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, a body of mass 2 kg revolves in a circle of diameter 40 centimeters। तो डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली रेडियस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 0.2 मीटर्स भी। तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो रेवोल्यूशंस की वैल्यू गिवन है स्मॉल आर, और सॉरी फ्रीक्वेंसी की 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। व्हाट विल विद द लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी पूछी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। भाई अगर v आ जाएगा तो ac तो निकल ही आएगा, कैसे, ac की तो वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r, ठीक। और v की वैल्यू निकालनी है तो v के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा r। अब ओमेगा मिल जाएगा तो v आ जाएगा, तो ओमेगा निकालने का सिंपल फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक। तो न्यू तो पता ही है, बट पता किसमें है, पर मिनट में, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आरपीएस में। तो कन्वर्ट करने का तरीका 120 को डिवाइड कर दो किससे, 60 सेकंड्स के साथ, ऑटोमेटिकली ये आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 आरपीएस। अब तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ऐसा ही में आ गई, इसको यहाँ पुट करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को यहाँ पुट करोगे वी आ जाएगा, वी को यहाँ पुट करोगे एसी आ जाएगा। कितना आसान था, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट अपने लोग घबरा जाते हैं। यही क्वेश्चंस को अगर आप मेरे सोल्यूशन देखने से पहले सॉल्व करोगे तो और अच्छा होगा। क्यों, कंसेप्ट बिल्डअप होगा। न्यूमेरिकल से डरते हैं तभी नहीं होते हैं। टेक इट इजी, कैसे, टॉपिक को समझिए पहले, बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने टॉपिक को एक बार समझा है, ठीक है, तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है न्यूमेरिकल्स कुछ इजी लगे। अगर 2 बार समझोगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक को, न्यूमेरिकल और इजी लगेगा। 3 बार अगर आपने उस टॉपिक को गो थ्रू कर लिया तो ट्रस्ट मी न्यूमेरिकल्स में कुछ बचेगा ही नहीं। बट बहुत से अभी ऐसे बच्चे भी हैं गूगल क्लासरूम पे जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको लग रहा है स्कूल खुलेंगे। अरे मेरे भाइयों, स्कूल कैसे खुल जाएंगे, आप खुद सोचिए कहाँ बिठा लेंगे। और जब खुलेंगे तो आ जाएगा ऑर्डर, तब तक तो अपनी पढ़ाई करो। और मैं आपको बता दूं, सिलेबस पीछे वाला नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि वैसे ही आपके पास टाइम बहुत कम होगा और सिलेबस अभी भी बहुत बचा हुआ है। जब तक सीबीएसई की कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं आती हैं सिलेबस को कम करने की, तो आप सोच भी मत लेना कि टाइम अगर कम हो रहा है तो सिलेबस भी कम हो जाएगा। वो तो बात की बात है ना, अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे, अच्छे से देखी होगी आप लोगों ने, और देखी है तो बहुत धन्यवाद। अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, नुकसान मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। किसका हो रहा है, जनरेशन का हो रहा है। आपको करना है अपने लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।